हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है, इसके राजन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे, जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन राशि बड़ी है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, √2 और √3, √5 और √4, यानी सभी की घात कैसी है? तो सभी की घात समान है, क्योंकि जब इसमें कुछ ना हो तो यानी कि मान के चलिए यहाँ पे 2 ही तो होता है ना, 2 छिपा होता है, यानी कि सभी की घातें समान है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इस 2 को अगर हम करते हैं तो 1.41 निकल कर आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3 को अगर हम करते हैं तो 1.79 ऐसा कुछ निकल कर आता है। फिर उसके बाद जो आपका 5 हो जाता है, तो 5 का कितना निकल कर आता है? 2.23। और आपका 4 का निकल कर आता है 2, यानी सबसे ज्यादा कौन है? तो 2.23 यानी 5। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, यानी निम्न में से कौन राशि बड़ी है? तो √5 यही राशि बड़ी है आपकी। करनी √2 का मान कितना होता है? देखिए वही चीज फिर से आ गई, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसमें आपका हो जाता है, करनी √2 का मान कितना होता है? तो 1.414, यानी कि आपका ए ऑप्शन ही राइट हो जाता है। करनी √3 गुणे √2 का मान बताएं। तो इसमें क्या करना होता है? देखिए करनी यहाँ पे घात 2, यहाँ पे भी घात 2, और घातें क्या है? समान है ना। तो क्या करना होता है? 3 दूना 6, दोनों का आपस में गुणा कर देना होता है। जब आप गुणा करेंगे तो 6 निकल कर आएगा ना। तो इसमें क्या हुआ? आंसर आपका कितना आ जाएगा? √6 आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में हो जाता है। क्वेश्चन है, करनी 4 प्लस करनी 9 का मान बताएं। इसमें देखिए करनी 4 प्लस करनी 9 का मान आपको बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें आप देखिए करनी √4 प्लस करनी √2 का मान, इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं। देखिए करनी 4 आपका हो जाता है, तो इसको कितना लिख सकते हैं आप? 2 ही तो लिखेंगे। और प्लस आपका करनी 9 है, तो इसको कितना लिखेंगे? और यहाँ पे प्लस का चिन्ह भी है, तो 3 तिया 9, तो 3 हो जाता है। 2 और 3 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। 7 का वर्ग है, तो 7 सती 49, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 169 का वर्गमूल है। अगर आपने वर्गमूल याद कर रखे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपको पता है 169 का वर्गमूल कितना? ये जो है 13 हो जाता है ना। तो आप 13 पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन है आपका, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान है। तो इसमें क्या करना होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 वैल्यू है ना। तो यानी यहाँ पे 1 होती है। यहाँ पे आंसर आपका आ गया, लेकिन इसको कैसे किया? जैसे आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए आपका हो जाता है बराबर सेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और आपका देखिए यहाँ पे हो जाता है सेक, कॉस का क्या होता है? सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस यहाँ पे समझ लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए 1/कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर आपका कट गया, तो आंसर कितना निकल कर आया? तो बराबर 1 ही तो निकल कर आया ना। तो इस तरह से एक आंसर आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन में हो जाता है। कॉट थीटा साइन थीटा सेक थीटा का मान होगा। आपको इसका मान देखना है कि क्या होगा, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कॉट थीटा साइन थीटा और सेक थीटा का मान। कॉस थीटा
बटे साइन थीटा, और आपका हो जाता है साइन थीटा 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है ना। तो आपका साइन थीटा, देखिए यहाँ पे आपका कॉस थीटा और कॉस थीटा कट जाता है, फिर साइन थीटा और आपका साइन थीटा कट जाता है, यानी बराबर आपका 1 हो जाता है। यहाँ पे आप देख ले एक आंसर है, तो जी हाँ, सी ऑप्शन पे आपका आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। तो कोई भी चतुर्भुज हो तो उसका क्या होता है, अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, तो 360 डिग्री का होता है, जो कि आपका डी ऑप्शन में आंसर दिए हुए हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। समचतुर्भुज के कोणों का योग कैसा होता है, तो समचतुर्भुज के कोणों का योग आपका कैसा होता है, यहाँ पे समझ लेते हैं। कोण होते हैं, यहाँ पे ये चीज पूछ रहे हैं कि समचतुर्भुज के कोण होते हैं, कैसे होते हैं, बराबर या समान या समकोण या सम्मुख कोण बराबर। तो समचतुर्भुज कैसा होता है, हल्का सा ऐसे तिरछा होता है। तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे और ये है ना, तो बराबर होते हैं, यानी यहाँ पे सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो जो आयत होती है, आयत आपको पता है कि आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती हैं और ऊपर नीचे की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपकी आयत हो जाती है। यहाँ पे हल्की सी तिरछी बनी, आप इसको सीधा मानिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आयत एकदम से ऐसी इस तरह से पटरी जैसी होती है। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं। अब विकर्ण क्या होते हैं, जो ये लाइनें होती है इसी को तो विकर्ण कहते हैं। तो कैसे हैं ये, तो विकर्ण ये बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे लंब है, बराबर है, असमान है, समांतर है, तो बराबर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर है, चतुर्भुज होगा। तो कैसा, समलंब, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज। तो यहाँ पे समलंब होगा। वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। वर्ग कैसा बनता है, ऐसे ही तो बनता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं वो वर्ग है, जिसकी 2 भुजाएं आमने सामने की बराबर हैं तो वो आयत होता है, और जो ये सर्किल है ये आपका वृत्त होता है, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे आपका जो ये वर्ग है इसकी क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भुजा ए है तो दूसरी भी ए होगी, तीसरी भी ए होगी, चौथी भी ए होगी। अगर आप इसको कोई नंबर देना चाहे, मान लीजिए एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 5 सेंटीमीटर होगी, यानी चारों भुजाएं एक ही होंगी, एक ही जैसी होंगी। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं असमान, समान, तिरछी, केवल 2 समान, तो समान होती है ना, तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 21 सही 51/169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे दिए हुए हैं, संयुक्त भिन्न। अब इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सरल करना है, उसके बाद इसमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको सरल कैसे करते हैं, जो आपका 21 सही 51/169 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपका 21 हो जाता है गुणे 169 और प्लस आपका 51 हो जाता है, इस तरह से। और जो हर वाली संख्या है उसको हर में ही रख लेते हैं। अब इसको जब हम ये, क्योंकि आपको वर्गमूल ज्ञात करना है ना इसका, तो उसमें अभी इसको प्लस करेंगे, इंटू करेंगे, यानी कि इसका मल्टीपल करेंगे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, फिर उसके बाद जब मान आएगा उसको करेंगे। तो इसमें जब आप इसको गुणा करेंगे और प्लस इसमें 51 प्लस कर देंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 3600। ठीक है, और 3600 और प्लस आपका कितना है 169 है, तो ये 169 यहाँ पे ले लिया। अब इनका क्या करेंगे, अब इनका वर्गमूल निकालेंगे, यानी आप
इसको देखिए किस पहले इसको तोड़ेंगे, है ना, वर्ग गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, जैसे आपको आसान पड़े। तो मान लीजिए आपने इसको गुणनखंड विधि से या भाग विधि से जैसे भी किया तो आपका कितना आंसर निकल कर आता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जो वर्गमूल होता है इसमें दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। तो ये तो आप आसानी से कर ले जाओगे, है ना। तो उसके दो दो के जब जोड़े बनाएंगे तो आंसर निकल कर आएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे और 3। तो आप देखिए 2 दूना 4, पंजे 20, तियां 60, तो ये आपका 60 निकल कर आएगा। और ये जो आपका 169 तो आपको पता है 13 से ही होगा, तो 13 गुणे 13 यानी 1 इसका लेना होता है ना, तो 13 गुणे 13 बराबर 13 ही तो हुआ ना, तो यहाँ पे हम 13 लिख देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन में इस तरह से नहीं दिए हैं, फिर इसको और भी सॉल्व करना रहेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको 60 को 13 से आप भाग कर देंगे, यही तो करेंगे ना, 60 को 13 से भाग कर देंगे और आपका आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 4 सही 8/13। और इसमें देखिए 4 सही 8/13 आंसर आपका निकल कर आ गया। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इसका देखिए वर्गमूल तो अच्छे से निकाल ही लेते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है √64 माइनस √36 किसके बराबर है। तो √64 8 अट्ठाई 64 होता है ना, तो ये तो 8 का हो गया, उसके बाद माइनस लगाएंगे और 6 छाक 36 है ना, तो 6 हो गया। अब 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और देखिए बी ऑप्शन पे आपका ये 2 हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका हो जाता है बेलन के आयतन का सूत्र है। तो बेलन के आयतन का सूत्र πr² होता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। ये देखिए आपको अच्छे से याद भी करना रहेगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए शॉर्ट में भी आ सकते हैं प्लस आपका लॉन्ग में भी, क्योंकि जब आपको सूत्र पता होंगे तभी आप मान रख पाएंगे। तो इस तरह से हो जाता है, यानी बेलन के आयतन का सूत्र कितना है, तो πr²h। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 2πrh हो जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र 2πrh प्लस 2πr और यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। अब आयतन का आपको सूत्र पता है, अभी आपने पढ़ा बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो πr² होता है। तो आपने सबसे पहले आयतन किसका लिख लिया, आयतन ही तो निकालना है, तो πr²h। अब इनका आप मान रख दें, यदि बेलन की ऊंचाई यानी जो हाइट है उसकी वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यानी r कितना है, तो 2 सेंटीमीटर। अब इसको पुट कर देंगे तो आपको पता है पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। और जो यहाँ पे चिन्ह कोई नहीं होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे गुणा करना है, तो आप गुणे का चिन्ह लगा दें। फिर r कितना है, तो त्रिज्या 2 है ना, तो आपकी त्रिज्या यहाँ पे 2 हो जाती है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। और आपका क्या हो जाता है, h कितना है, तो 7 है, तो 2 यानी πr² इंटू देखिए यहाँ पे 7 हो जाता है। अब इस 7 से इस 7 को काट दिया, देखिए इस 7 से इस 7 को काट दिया, और उसके बाद आपका कितना बचा, देखिए ये 22 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 और 22, या इस तरह से 22 दूना 44 और दूना 88 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयतन आपको निकालना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए 22 दूना 44 दूना 88, तो कितना निकल कर आया, 88। अब आयतन जब निकालते हैं तो आयतन क्या करते हैं, उसको आपको सेंटीमीटर में करना होता है, घन सेंटीमीटर। तो जब आयतन निकालते हैं तो उसमें घन सेंटीमीटर करना होता है। और यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए एक जैसे 2 आंसर दे दिए हैं।
88 घन सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर। जैसे आपने सॉल्व किया और आपका 88 आंसर आ गया, आप भाई बहुत खुश कि हमारा आंसर आ गया। और कभी कभी ऐसा कि भाई ए पे नज़र नहीं गई और बी पे आपने टिक कर दिया सेंटीमीटर पे। तो चीज़ें सब कुछ समझिए कि आयतन जब निकालते हैं तो उसमें क्या आता है, तो तभी आपका इस तरह से, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है यानी 88 घन सेंटीमीटर वही आपका राइट होगा। और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि अगर कोई देखेगा तो यही भाई जैसे कि 88 आंसर आया तो 88 पर टिक करते हैं, तो कब ऐसा भी हो सकता है कि बी पे टिक कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। आर यानी पाई का मान होता है, यहाँ पे पाई है, पाई का मान होता है तो 22/7 आपको पता है, तो यानी ए ऑप्शन में आपका राइट हो जाता है। शंकु की त्रियक ऊंचाई एल बताएं यदि ऊंचाई एच और त्रिज्या आर हो। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए शंकु कैसा होता है, तो शंकु जैसे जोकर की टोपी होती है, बर्थडे केप होता है, ऐसे ही तो होता है। अब ये आप मान ले ए और इसको आप बी मान लें और इसको ओ मान लें। यहाँ पे ये त्रिज्या तो होती है, ये ऊंचाई होती है, ये यहाँ पे त्रिज्या आर होती है। तो आपको देखो कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि ये आर है, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं। और ये क्या है, ये ऊंचाई हो जाती है, यही तो ऊंचाई हो जाती है ना। और आपका क्या हो जाता है, ये लंब हो जाती है, त्रियक ऊंचाई ऐसे ही तो होती है ना। तो यहाँ पे ये कैसा बन रहा है, यहाँ पे आपका ये समकोण बन रहा है ना। और जो इसके सामने की, जो समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो कैसी होती है, तो वो कर्ण होती है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, तो कर्ण यानी L² H² प्लस R²। अब यहाँ पे देख लेते हैं L बराबर रूट, यहाँ पे जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के इधर ये रूट में चला जाता है ना, तो R² प्लस H² ये हो जाता है। आप देख लें तो आपका ये जो ऑप्शन है L बराबर रूट R² प्लस H², तो ये आपका आंसर यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे क्या है, शंकु का आयतन बताएं यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r हो। तो शंकु के आयतन का जो सूत्र हो जाता है वो हो जाता है आयतन बराबर 1/3 पाई r² h। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं, तो एक पासे में देखिए जब आप पासा फेंकते हैं तो उसमें कितने परिणाम हो सकते हैं, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इतने ही तो परिणाम हो सकते हैं ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। उसमें जितने होल्स होते हैं तो वो कितने 6 ही तक होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि एक पासे में कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, तो 6 परिणाम हो सकते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा आने की संभावना है। तो जब एक पासे को आपने ऊपर फेंका तो आपको पता है कि एक पासे में नंबर कितने होते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3, यही तो आपके आएंगे ना, या 4 या 5 या 6। और ये यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि 5 से बड़ा आने की संभावना, तो 5 से बड़ा आने की संभावना क्या है, तो 6 होगी। अब यहाँ पे प्रायिकता बराबर 1/6, जैसे इस रूप में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि 1/6 1/7 1/8 1/3, तो 1/6। अब ये देखिए कटेंगे, कहते हैं कि अनुकूल घटनाएं और कुल घटनाएं, तो कुल घटनाएं कितनी है, 6 हैं। और एक पासे को ऊपर उछालने पर 5 से बड़ा, क्योंकि 5 से बड़ा 6 है और इसमें 6 के अलावा और कोई नंबर आते नहीं, यानी 1 से 6 के अलावा और कोई नंबर आ नहीं सकते, तो एक ही तो होगा। तो कुल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं और बट्टे कुल घटनाएं हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावना क्या है, तो एक पासे को उछालने पर जो विषम अंक है, तो सबसे पहले विषम अंक को जानेंगे तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो विषम अंक कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं पासे में नंबर कितने हैं। अभी ऊपर हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और
6, ये इतने तो होते हैं ना, इसके अलावा तो और नहीं होते हैं। अब इसमें विषम संख्या कौन कौन सी हैं, तो 1 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5, यानी 3 नंबर। टोटल कितने नंबर है, तो 3 नंबर हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रायिकता, आप प्रायिकता को लिखेंगे और उसमें अनुकूल घटनाएं और आपकी कुल घटनाएं है ना, अनुकूल घटनाएं और कुल घटनाएं कितनी है, तो 6 है ना। और आपकी जो और घटनाएं बन रही हैं यानी अनुकूल घटनाएं बन रही हैं वो कितनी, तो 3 बन रही हैं। अब ये देखिए 3/6, अब उसको आप, ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, जब तक कट जाता है तब तक काटते हैं ना, यही तो होता है ना। तो 1/2, अब यहाँ पे आप देख लें 1/2 किस में है, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है 2, 3, 7, 9, 5 में बहुलक है। अब देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो, मान लीजिए 4 से 5, 6, 7, 8, 9 जितनी भी संख्याएं दिए हों और उनमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वो बहुलक होती है। अब इसमें देखिए 2 भी एक बार आया है, 3 भी एक बार आया है, 7 भी एक बार आया है, 9 भी एक बार आया और 5 भी एक बार आया है। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बहुलक नहीं है क्योंकि कोई सबसे ज्यादा बार नहीं आया है। इसमें सब संख्याएं एक बार आई हैं, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष हेड आने की संभावना, किसी सिक्के को, यानी यहाँ पे एक सिक्के की बात की जा रही है, क्योंकि और सिक्के होते तो कहते 2 सिक्के या 3 सिक्के, लेकिन किसी सिक्के, तो यानी आपने एक सिक्का उछाला, ठीक है ना। अब उसमें क्या है, हेड आने की संभावना कितनी है, तो जब आप एक सिक्का उछालेंगे तो या तो इसका हेड आएगा और या एक ही सिक्के में या तो टेल आएगा, है ना भाई। आपने 2 सिक्के उछाले तो या तो हेड आए और या तो टेल आए, और संभावनाएं नहीं बन सकती इसके अलावा। तो यहाँ पे क्या होगा, अनुकूल घटना, यहाँ पे आपकी प्रायिकता हो जाएगी और प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं और आपकी हो जाएंगी कुल घटनाएं, ठीक है ना। तो अनुकूल घटनाओं में देखिए कुल घटनाएं कितनी हो रही हैं, तो 2 हो रही हैं, क्योंकि 2 के अलावा एक सिक्का उछालने पर 2 ही घटनाएं हो सकती हैं, या तो हेड या तो टेल, तो 2 घटनाएं। अब इसमें पूछ रहे हैं शीर्ष यानी हेड आने की संभावना कितनी है, तो 1 ही तो है, तो 1, तो यानी 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वही राइट हो जाता है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो जब 2 सिक्कों को आप एक साथ उछालेंगे, मान लीजिए आपके पास 2 सिक्के हैं, आपने दोनों को उछाला, अब इसमें क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो 2n, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको पहले हम डिटेल में देख लेते हैं फिर आंसर की तरफ चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या 2 सिक्कों की बात हो रही है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यानी 2 × 2 आपका कितना हो जाएगा, 4 घटनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपकी जो घटनाएं हो सकती हैं, या तो दोनों सिक्कों में क्या आए, या दोनों सिक्कों में हेड आ जाए, या दोनों सिक्कों में टेल आ जाए, या दोनों एक सिक्के में टेल आए एक सिक्के में हेड आए, या एक सिक्के में हेड आए दूसरे में क्या आ जाए, टेल आ जाए। यही तो होगा ना, यही संभावनाएं बन रही हैं और कोई संभावनाएं नहीं बन सकती हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि शीर्ष आने की संभावना, इन्होंने ये नहीं कहा कि एक शीर्ष आने की या कितनी, इन्होंने सिर्फ ये कहा किसी सिक्के को, यानी 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना, यानी दोनों सिक्कों में शीर्ष आने की संभावना, इसका मतलब यही निकल रहा है। तो दोनों सिक्कों में शीर्ष आने की संभावना तो यहाँ पे एक ही है। अब देखिए उसी सूत्र को पुट करते हैं, तो प्रायिकता, बार बार चीजों को देखिए तो इसमें यह होता है कि चीजें जो है रिपीट होती हैं तो जहन में बैठ जाती हैं। तो अनुकूल घटनाएं और बटे आपकी कुल घटनाएं हो जाता है, ठीक है ना।
कुल घटनाएं हो जाता है। और यहाँ पे देखिए टोटल जो है, जो कुल घटनाएं हैं वो कितनी है, 4 है। और जो शीर्ष यानी कितनी, दोनों पे शीर्ष जो आ रहा है वो 1 पे आ रहा है, तो 1/4 ही तो हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में 1/4 यहाँ पे आ रहा है। 68 का 1/4, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर। क्वेश्चन आपका हो जाता है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना। अब इन्होंने क्या किया, पहले 2 सिक्के पूछे, अब इन्होंने 3 सिक्के पूछ लिए। तो 3 सिक्के देखिए सूत्र वही लगेगा, 2 की घात n। अब कितने सिक्के पूछे हैं, 3 सिक्के, तो 2 के ऊपर आप 3 लगा दें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8, यही तो हुआ ना। तो 8 यहाँ पे। अब किस तरह से ये 8, अब आपने मान लीजिए 3 सिक्के आपके पास हैं, 1 2 3। अब इसमें संभावनाएं क्या बन सकती हैं, तो देख लेते हैं जो संभावनाएं बनती हैं। तो आपका देखिए 8 तो ये है ही है, लेकिन कैसे कैसे बन रही है वो भी देखेंगे। तो जो 3 सिक्के हैं, तो तीनों में आपका क्या आ सकता है भाई, तीनों में आपका हेड 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 आ सकता है। फिर क्या आ सकता है भाई, 1 में 2 में हेड आ सकता है। ऐसे सिंपल तरीके से करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो दोनों में हेड आ सकते हैं और 1 में क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। फिर ऐसे भी हो सकता है 1 में हेड और 2 में टेल आ सकता है। अब ऐसे भी हो सकता है हेड और आपका टेल और हेड भी आ सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना, हेड टेल हेड भी हो सकता है। ये बनी आपकी 4 संभावनाएं। अब यहाँ पे देखिए तीनों सिक्कों में टेल टेल और टेल आ सकता है ना। अब 3 सिक्के हैं तो 2 में टेल टेल और 1 में हेड आ सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है 1 में टेल 2 में हेड आ सकता है, और ऐसे भी हो सकता है टेल हेड और टेल। यानी कितनी संभावनाएं बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 संभावनाएं बन गई। अब इसमें देखिए वही आपका कि प्रायिकता और आपका हो जाएगा अनुकूल घटनाएं, प्रायिकता हो जाता है, उसके बाद आपका अनुकूल घटनाएं हो जाती हैं और बटे आपकी क्या हो जाती हैं, तो कुल घटनाएं हो जाती हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन जो आपका है वो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर किसके शीर्ष आने की संभावना। तो इन्होंने और कुछ नहीं कहा है, इन्होंने सिर्फ यही कहा है कि शीर्ष यानी सब में शीर्ष। तो एक ही पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुल घटनाएं आपकी 8 है और उसमें 1 यानी 1/8 आपका आंसर हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए ऑप्शन में आपका इस तरह का आंसर दिए हुए हैं, तो यही आपका आंसर राइट हो जाता है। उसके बाद है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर पुच्छ आने की संभावना। तो वही आपका कि 3 सिक्के आपने उछाले तो 3 सिक्कों में आपका क्या होगा, 3 सिक्कों में देखिए आपका या तो हेड 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 आएगा, या तो हेड हेड और टेल आएगा, या तो हेड और टेल टेल आएगा, और या तो हेड टेल और हेड आएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा या तो आपका टेल टेल और टेल आएगा, या तो आपका टेल टेल और हेड आएगा, या तो आपका टेल और हेड आएगा, या आपका टेल हेड और टेल आएगा। इस तरह से आपका हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। अब संभावनाएं कितनी, 8 बन गई। अब इसमें पुच्छ आने की यानी टेल आने की, तो टेल देखिए कहाँ पे, एक ही में आपका क्या है, टेल, जिसमें सभी में टेल आया है। तो यानी इसका भी यही आंसर आ जाएगा, यानी प्रायिकता आपकी हो जाएगी। और उसके बाद कुल घटनाएं नीचे होती है ना, कुल घटनाएं, और ये अनुकूल घटनाएं, ये अनुकूल घटनाएं और ये कुल घटनाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कुल घटनाएं कितनी है, 8 है, और अनुकूल घटनाएं आपकी 1 यानी 1/8, इसका भी आंसर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को काफ़ी हेल्प कराएंगे, आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।